अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुरेर अली हुसैन और आज एक और एपिसोड के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग विद बुरेर की एक और एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग विद बुरेर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ मैं मदऊ करता हूँ माइंड साइंसेज़ से रिलेटेड वो लोग जो माशरे में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं माशरे में बेहतरी लाने के लिए। तो आज की जो मेरी मेहमान हैं, वो सोशल वर्कर हैं और हुस्न अखलाक पर बिलीव रखती हैं। इनसे हम जानेंगे कि सोशल वर्क और हुस्न अखलाक का जो ये तज़ाद है, ये कैसे ये निभा पाती हैं और कैसे इन चीज़ों को साथ लेके चल रही हैं। तो बगैर किसी इंतज़ार के मैं दावत देता हूँ अपनी मेहमान को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका काम मैं देखता हूँ और उसी वजह से मैंने इस शो में आपको बुलाया, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं, वो माशरे में बहुत कलीदी किरदार तो अदा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ एक फीमेल होने के नाते और सोशल वर्क ये दोनों चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। और इसके साथ-साथ जब मैंने देखा कि आप काइंडनेस पे बिलीव रखती हैं, हुस्न अखलाक पर, तो मुझे तजस्सुस पैदा हुआ कि आपसे जानने की कोशिश करें हम कि आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर पाती हैं? तो मेरा सबसे पहले सवाल ये होगा कि आपकी ज़िंदगी अब तक की कैसी रही? कैसे आपने चीज़ों को मैनेज किया? Okay, first of all, thank you so much for making me a part of your show. I'm very privileged to be here. And answering to your question कि कैसी रही ज़िंदगी, तो हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और मैं भी एक वैसी इंडिविजुअल हूँ जिसकी सॉरी जी, मैं भी एक वैसी इंडिविजुअल हूँ जिसकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, चाहे वो सोशल वर्क से रिलेटेड हों या पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड हों या मेरी पढ़ाई से रिलेटेड हों या आपके अपने पर्सनल जो है वो उससे रिलेटेड हों। लेकिन मैंने हमेशा हर एक चीज़ पे बिलीव किया है कि इंसान जो है वो टूट बार-बार सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। सो मेरा ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि वो जो है वो टूटी बहुत हूँ लेकिन हारी नहीं हूँ। सो जो है मेरा ख़्याल है इंसान टूट सकता है, लेकिन हार जब इंसान हार जाता है ना, तो हारने के बाद एक दफ़ा उठने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है। जितना उतना टाइम आपको शायद जब आप टूट जाते हैं तो जुड़ने में नहीं लगता। सो मेरा लाइफ़ एक्सपीरियंस देखा जाए तो इतना ख़ास मोनोटोनस नहीं है। लाइफ़ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, एंड अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ़, एंड इट इज़ नॉर्मल टू हैव अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ़। हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और मेरा ख़्याल है हमें अप्स एंड डाउन्स का मुकाबला करना और उनको पॉज़िटिव तरीके से कैसे लेके चलना है। अभी मैं रिसेंटली ही जो है वो रेहान फाउंडेशन के एक मेंबर से मिली, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि मतलब वो मुझे बता रहे थे कि मैं कहीं भी सो जाता हूँ। मतलब अगर मुझे नींद आ गई है और मेरा नींद का टाइम हो गया तो मैं कहीं भी सो जाता हूँ। तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है, व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग आई कांट स्लीप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर नींद आ गई है ना और दुनिया की कोई बहुत बड़ी टेंशन भी चल रही है, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं बस अपने ऊपर से उस टेंशन को झाड़ देता हूँ। तो जो है वो मेरा ख़्याल है कि जो चीज़ें या जो भी मुश्किलात इंसान की ज़िंदगी में आ रही होती हैं, हमें हमेशा उनको पॉज़िटिव तरीके से लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है ना कि मैं किसी भी जान को जो है वो उसकी मतलब जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी साख से ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालता। तो हमें उस चीज़ पे बिलीव रखना चाहिए। और लाइफ़ एक्सपीरियंस की क्योंकि आपने बात की है, तो मेरा लाइफ़ एक्सपीरियंस इतना मोनोटोनस नहीं रहा। लाइफ़ में मुश्किलात भी बहुत सारी आई हैं और डेफ़िनिटली हैप्पी मोमेंट्स या एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो भी मेरी लाइफ़ में बहुत सारे रहे हैं। जी, बुरेर।
एक चीज जो मैं आपकी बातों से समझ पाया हूँ वो है परसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात तो हर कोई करता है, लेकिन परसिस्टेंट रहकर चीजों को निभाना एक मुश्किल काम है, और आप बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपने इतनी यंग एज में, क्योंकि दुनिया के बड़े-बड़े लोग जब मुश्किलात से गुज़रते हैं, अपने काम करते हैं, कुछ लोगों में अपना बिज़नेस करते हैं या जो भी काम करके एक वक़्त आता है, फिर वो सोशल वर्क स्टार्ट करते हैं। आपने इतनी यंग एज से सोशल वर्क स्टार्ट कर दिया, जो कि एक नई बात है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपकी नज़र में सोशल वर्क की डेफ़िनेशन क्या होगी और कैसे आप इसको डिफ़ाइन कर पाएँगे? अच्छा, किताबी मानों से हट के अगर सोशल वर्कर की बात की जाए और मैं क्योंकि अगर इसका लघवी माना हम देखें जो आपको कोई डिक्शनरी बताएगी तो वो ये कहेगी कि सामाजिक कारकुन, ठीक है? सोशल वर्क को अगर हम ट्रांसलेट कर लें तो इट विल बी अ सामाजिक कारकुन, एक ऐसा इंसान जो कि समाज के लिए काम कर रहा है या समाज में कोई भी बेहतरी लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है। वो ये सोचता है कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जो किसी सोसाइटी में ठीक नहीं चल रही, ठीक है? या किसी एक सोसाइटी में कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है और वो बंदा फ्रंट एंड पे आकर उस चीज़ का इनिशिएटिव ले और उस चेंज को लाने की कोशिश करे, तो वी कॉल देम सोशल वर्कर्स। अब अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूँ तो मेरी जो डेफिनिशन है सोशल वर्क की वो थोड़ी-सी इसलिए चेंज हो जाती है बिकॉज़ आई बिलीव सोशल वर्कर्स आर पीपल हू कैन एम्पैथ अदर पीपल्स सिचुएशन। एम्पैथी का मतलब ये है कि सोशल वर्कर को पता है सोशल वर्कर इज़ समबडी जो दूसरे की जब जो सिचुएशन किसी दूसरे पे गुज़र रही है, वो उस सिचुएशन पे अपने आप को रख के सोचे और फिर सोचे कि भई अगर मैं इस सिचुएशन में होता, तो मैं क्या करता? या मैं कैसे दूसरे की मदद करता? तो बेसिकली सोशल वर्कर्स का जो एक सुलील पर्पस होता है दैट इज़ कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे होते हैं, ठीक है? उनका जो एक मेरा भी एक जो पर्पस है वो ये है कि मैं ह्यूमैनिटी को सर्व कर रही हूँ बगैर किसी मफ़ाद के। मैं उसमें अपना फ़ायदा नहीं सोचती। अगर मैं किसी एक अननोन फैमिली है, उनको राशन चाहिए तो मैं उनको राशन प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैं वापसी में उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि अगर मैं आपको राशन दे रही हूँ तो आप अपना एक बच्चा मेरे घर भेज दें। कि वो मेरे घर पे काम करना शुरू कर दे या आप मुझे उसके रिटर्न में अगर आपके पास कोई काम है तो आप मुझे सर्विसेज दें। आई एम जस्ट डूइंग के ये मैं अल्लाह ताला की खातिर कर रही हूँ कि कल को जो आखिरत में मुझे इसका अजर मिलेगा। सो सोशल वर्कर्स आर दोज़ पीपल हू ट्राई टू ब्रिंग some constructiveness into the society and social workers are those people जो कि एम्पैथी फील कर सकते हैं दूसरों को जो है वो दूसरों की जगह पे अपने आप को रख के देख सकते हैं फॉर मी सोशल वर्क इज समथिंग जिसमें आप अपना मफाद देखे बगैर दूसरे का फ़ायदा सोचो और दूसरे की बेहतरी सोचो। सो मेरे ख़्याल में मेरी तो सोशल वर्क की ये डेफ़िनेशन है। जी। अच्छा, बहुत आसान लफ्ज़ों में आपने बता दिया, है तो बड़ी बड़ी मुश्किल बात सोशल वर्किंग। और मैं 1-2 लाइव्स मैंने आपकी देखी कि लोग मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन्स कर रहे होते हैं। जो काम है, जो जिस चीज़ के लिए आप आई हैं, जो काम करती हैं, उससे हटकर अजीब-अजीब सवालात कर रहे होते हैं। तो काइंडनेस जो है, इसने कितना हेल्प किया आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी को निखारने में, आपके काम को निखारने में, आपको बेहतर बनाने में क्या कितना किरदार अदा किया, और ये दूसरों की ज़िंदगी में कैसे किरदार अदा कर सकती है? अगर आप किसी को बताना चाहें, तो वो कैसे काइंडनेस को यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए? मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि काइंडनेस कैन नॉट बी डोनेटेड, काइंडनेस कैन बी पास्ड ऑन। कि अगर मैंने आपका मुश्किल वक़्त था, मैंने आपकी मदद की, उससे आपको ये मैसेज मिला कि जब कभी आपके पास इतनी इस्तिताअत होगी, तो आप वो आगे पास ऑन कर दें, ठीक है? जितने भी दुनिया के बड़े-बड़े सोशल वर्कर्स हैं या हम अब्दुल सत्तार ईदी की एग्ज़ाम्पल लें, तो व्हाट ही डिड उनके नाम पे आज भी एम्बुलेंस चल रही है, ठीक है? लोगों को सर्विसेज़ मिल रही हैं। ईदी साहब नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है? उनके नाम पे एक चैनल चल रहा है। ही पास्ड ऑन इट टू अदर पीपल कि दूसरे लोगों के अंदर भी ये जज़्बा है। सो काइंडनेस ने मेरी ज़िंदगी में कैसे हेल्प की है, वो इस तरह की है कि आई ऑलवेज़ बिलीव्ड कि जो मेरे पास नॉलेज है या जो मेरे पास चीज़ है, लेट्स सपोज़ अगर मैं अच्छा बोल लेती हूँ, मैं अच्छी पब्लिक स्पीकर हूँ,
तो अगर मैं किसी को बता दूँगी कि भई अच्छे पब्लिक स्पीकर कैसे बन सकते हैं या अच्छे स्किल्स कैसे आप ग्रैब कर सकते हो, कैसे आप अपने बॉक्स से बाहर आ सकते हो, कैसे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। तो मुझे इस चीज़ पे यकीन था कि अगर मैं अपना ये जो एक स्किल सेट अगर किसी के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे स्किल सेट में कमी नहीं आएगी। पहले तो लोग ये सोच लेते हैं कि अगर वो अपनी नॉलेज किसी से शेयर करेंगे, तो उनकी नॉलेज में कमी आ जाएगी, ठीक है? या तो वो उनके पास से खींच के कोई और ले जाएगा या तो वो चोरी हो जाएगा। हालाँकि ये क्लियरली कहा गया है कि जो आपके पास इल्म की दौलत है, एक वाहिद दौलत ऐसी है जो कभी आपसे कोई चुरा नहीं सकता, उसमें हमेशा इज़ाफ़ा ही होता है। सो मेरे लिए काइंडनेस ये है कि मुझे अगर कभी नहीं किसी ने मेरे पे इस लिहाज से रियलाइ किया है कि जी आप हमें गाइड कर दें ये वो, तो मैंने हमेशा अपनी दिल जान लगा के गाइड किया है कि अगले को ये फ़ील ना हो कि मैं फ़ील करती हूँ कि मैं किसी को बता दूँगी तो जी मेरा तो यहीं पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरे से तो वो चीज़ चोरी हो जाएगी या मेरे अंदर से वो चीज़ ख़त्म ही हो जाएगी। सो ये एक चीज़। दूसरी चीज़ काइंडनेस ने मुझे कैसे निखारा है वो ये इस तरीके से कि मैंने शुरू से ही एक वो था कि एहसास पेरेंट्स की तरफ से भी था कि नहीं अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी हेल्प ज़रूर करनी है या उसकी मदद ज़रूर करनी है। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ ऐसे हुई कि काइंड में जब मैंने एज़ एन इंडिविजुअल जब मैं इतनी मैच्योर हो गई और मुझे असल में काइंडनेस का मतलब समझ आ गया, तो उसके बाद आई जस्ट रियलाइज़्ड कि मैं मतलब काइंड लोगों के साथ काइंड होने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं जिस चीज़ की ख़्वाहिश करती थी ना वो मतलब ऑटोमैटिकली मुझे मिल जाती थी। मतलब बाकी लोग उसके लिए बहुत एफ़र्ट्स कर रहे होते थे और मुझे वो सिर्फ़ लोगों के साथ काइंड रहने पे मिल जाती थी। मतलब आई वाज़ बीइंग काइंड और मुझे वो चीज़ मिल जाती थी। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि काइंडनेस ने मेरी ज़िंदगी को इस तरह निखारा कि जो चीज़ें कभी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि मुझे मिलेंगी, आई हैव देम और मुझे वो बहुत मेरे लिए वो बहुत एक डेलिकेसी है। बिकॉज़ आई पर्सनली फ़ील कि बाकी लोग मेबी उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अर्ज करते हैं कि हमारे पास हो और बाकियों की ये ख्वाहिशात है। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो काइंडनेस ने इस तरीके से सँवारी है। सो यही मेरा आंसर होगा। जी। बहुत खूब। मुझे भी याद है कि जब मैं अपनी मेडिटेशन माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग ले रहा था, तो मुझे भी हालाँकि जो मेरे असातिज़ा थे, वो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते थे, वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उन्होंने वही ये चीज़ें बताई काइंडनेस, ह्यूमिलिटी यहीं से स्टार्ट किया, ग्रैटिट्यूड। तो मैं हैरान हुआ कि हमारे मज़हब ने, हमारे इस्लाम ने यही चीज़ें बताई हैं और हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। और दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी की कि बाँटने से बढ़ता है। और ये बातें मैं जानता हूँ बहुत सारे 70-70 साल के लोग भी ये समझते नहीं हैं। वो इस चीज़ का इदराक नहीं रखते लेकिन आपको इस चीज़ का इदराक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसकी वजह से अल्लाह ने आपको ये मुकाम दिया। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन ये होगा कि मुश्किलात तो ज़ाहिर है आपने कहा पेश आईं और क्या-क्या मुश्किलात पेश आईं? मैं सारी मुश्किलात तो नहीं पूछ सकता, लेकिन ये है कि ओवरव्यू दें ताकि सुनने वालों को अंदाज़ा हो कि एक इंसान की ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आती हैं और वो किस तरह उससे नबर्द आज़मा हो सकता है। जी। जी, इसका आंसर मैं इस तरीके से दूँगी कि डिफ़िकल्टीज़ जो ड्यूरिंग सोशल वर्क मुझे आईं मेरी जो है आई यूजुअली डोंट ओपन अप माय सोशल वर्क स्टोरी बिकॉज़ इट इज़ नॉट दैट गुड अगर बाकियों से कंपेयर किया जाए तो। मेरे लिए सोशल वर्क करना वाज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर लाइक 2 इयर्स बिकॉज़ जो है वो क्योंकि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी ऐसी है कि अगर लड़कियां इस तरह की कोई बात करती हैं ना तो पहले उनका करेक्टर जज किया जाता है दे आर बीइंग जज्ड बाय देयर करेक्टर कि अगर मतलब अगर आपके लड़के जो है वो टीम मेंबर्स हैं तो यू आर बीइंग जज के ये तो लड़कों में उठती है और एंड आफ्टर दैट अगर आपके मेल मेंबर से क्ला नहीं पता था। मैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ब्लंट रही हूँ बचपन से ही। तो आई थॉट कि हर जगह पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बहुत ज़रूरी होता है और जहाँ पे आप नहीं दोगी, तो मेरा तो दम घुट जाएगा। ये मेरी फीलिंग थी। बट
आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। अगर कहीं पे जुनेरा खामोश रह लेगी तो दुनिया चल जाएगी, दुनिया मेरे कहने पे नहीं चल रही। सो मैंने ये चीज रियलाइज की, बट ये चीज मुझे काफी लेट रियलाइज हुई। और ऐसा ही एक मेरे साथ सिनेरियो ये हुआ कि मेरे एक जो टीम मेंबर थे उनकी वो कुछ गलत काम कर रहे थे, मतलब जो हम लोग सोशल वर्क कर रहे थे और वो अलग ही डायरेक्शन पे चल रहे थे और वो उसको नाम सोशल वर्क का दे रहे थे। तो जब मैंने उनको प्रूफ किया, गलत प्रूफ किया, एंड व्हेन आई टोल्ड एवरीबॉडी कि ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और मेरे पास इसके प्रूफ्स भी हैं, मैंने हर एक चीज को प्रूफ्स के साथ एक मीटिंग रखी और जब मैंने वहां पे बताया कि ये ऐसे हुआ है और ये ऐसे नहीं है और हमारे नाम भी यूज किया जा रहा है विच इज रॉन्ग, तो वहां पे उनकी ईगो हर्ट होगी, क्योंकि वो जो है वो उनकी एक टिपिकल जो सोच है मर्दों वाली वो थी, उनकी ईगो हर्ट होगी। और उसके बाद आई डोंट नो, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे अराउंड 1.5 साल तक हरास किया। और उनकी जो हरासमेंट थी वो कुछ ऐसी थी कि एक तो फोन कॉल्स आती थी, मुझे दिन में कोई 50 से 100 कॉल्स आती थी, फजूल कॉल्स, मतलब जिनका कोई मकसद ही नहीं है। और उसके अलावा मुझे मैसेजेस आते थे और मैसेजेस मुझे जिस तरह हमारे नंबर्स होते हैं सिम वाले, मुझे उनसे मैसेजेस नहीं आते थे। मुझे गूगल पे एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आप फेक पोर्टल्स क्रिएट करते हैं, तो फेक पोर्टल्स क्रिएट करके मुझे मैसेजेस किए जाते थे। और उन मैसेजेस के अंदर मेरी जो है वो बॉडी के बारे में, मेरे बोलने के बारे में, मैं कैसे बोलती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ, एवरीथिंग इज मेंशन्ड वेरी एलैबोरेटली। और मुझे जो है वो 1.5 साल तक वो बर्दाश्त करना पड़ा। और ये मेरी सबसे बड़ी जो मुझे मुश्किल आई सोशल वर्क में, कि आई वाज बीइंग हरास्ड। उसके लिए मैंने एक्शंस भी लिए, मैंने बहुत कानून के दरवाजे खटकाए और मैंने बहुत कुछ किया, उसका मुझे रिजल्ट भी मिला। लेकिन वही बात है ना कि पाकिस्तान में सिस्टम है कि जी अगर आप एमएनए एमपीए के बेटे हो तो आप सजा नहीं आपको होगी, ठीक है। आपके अब्बू के पास बहुत पैसा है, आप अंदर जाएंगे, बस आपको जेल की हवा खानी है, 10-15 मिनट आपके पापा आएंगे, ढेर सारा पैसा देंगे और आप बाहर आ जाएंगे। सो उनके साथ भी यही हुआ। और वो भी बस खाने गए हवा और फिर वापस आ गए। तो एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी तो ये थी कि बीइंग अ गर्ल, और मुझे ये अपने ऊपर बिलीव था कि अगर मैंने जिंदगी में कभी कुछ गलत किया नहीं है तो मेरे साथ गलत होगा नहीं, ठीक है। और मैंने ये लड़ाई इसलिए लड़ी कि, और मैंने, मेरा बताने का मकसद भी यही है कि टू ऑल दोज गर्ल्स आउटसाइड, अगर आपको कभी हरास आप हो रही हैं और आप ठीक हैं, आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया हुआ, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस मैं लड़कियों को बिल्कुल नहीं दे रही कि अगर तुम गलत भी हो तो भी जाके जो मर्जी कर लो। लेकिन अगर आप ठीक है और आपने कुछ गलत नहीं किया और आपको यकीन है कि आप गलत नहीं हैं, तो फिर अपने हक के लिए जरूर आवाज उठाएं। फिर आप ये मत कहें कि जी मैं इग्नोर कर देती हूँ, इग्नोर करने से कुछ कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा या क्या क्या करना पड़ेगा। एटलीस्ट यू शुड टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। दिस इज व्हाट आई बिलीव। जो दूसरी मुझे एक बहुत ज्यादा मुश्किल फेस करने को मिली वो ये थी कि मैं पहले आई वॉज नॉट अ पेशेंट पर्सन, मैं इतनी ज्यादा पेशेंट नहीं थी। तो मुझे सोशल वर्क ने पेशेंस सिखाई है कि वो दूसरे की बात सुनना और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको जवाब देना। सो ये चीज जो है वो मेरे अंदर सोशल वर्क से आई है, पेशेंस। और वो जो एक आपकी इंक्रीज ऑफ लिसनिंग पावर, कि दूसरे की कंप्लीट बात सुनने के बाद आप उसको जवाब दें या आप आगे से उसको रिस्पॉन्ड करें। और उसके अलावा अगर डीलिंग विद पीपल, ऑब्वियसली कन्विंसिंग पीपल, और वो सबसे मुश्किल काम है, किसी को कन्विंस करना। सबसे ज्यादा सोशल वर्क में काम जो है किसी को यकीन दिलाना कि जो डोनेशन आप हमें दे रहे हैं वो वाकई ही हकदार लोगों के पास जा रही है, या जो चीज आप हमें दे रहे हैं वो वाकई ही हकदार लोगों के पास जा रही है। लोगों को ये यकीन दिलाना कि वाकई ही हमारा मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को सर्व करना है, हम अपना कोई पर्सनल मफाद इसमें नहीं देख रहे। सो मेरा ख्याल है कि सोशल वर्क का एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी होता है, इसके लिए आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो ये चैलेंजेस हैं कुछ जो मैंने सोशल वर्क में फेस किए हैं जी। अच्छा, मेरा अगला सवाल पिछले सवाल से मुतसिल है। वो ये कि वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि आपने कहा कि लिसनिंग पावर आपकी बेहतर हुई है सोशल वर्क से, आपको बात करना आ गई है, बात सुनना आ गई है, परसुएजन जो है वो उस पर अबूर हासिल हुआ है। तो
इसको होलिस्टिकली बताएं कि क्या वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपकी फील्ड। हाँ, बिल्कुल, वैल्यू ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर फील्ड, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बीइंग अ सोशल वर्कर आपकी कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी कन्विंसिंग पावर कब अच्छी होगी? जब आपको असल में कम्युनिकेशन का मतलब पता होगा, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। आपको पता है कि मैंने किसी अगर मैं एज़ अ पर्सन, एज़ अ सोशल वर्कर मैं किसी हायर अथॉरिटी के बंदे को अप्रोच करने जा रही हूँ। लेट्स सपोज़ मैं किसी को स्पॉन्सरशिप के लिए मतलब स्पॉन्सरशिप के लिए उनसे बात करने जा रही हूँ, तो आई शुड नो कि उनके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, हाउ आई शुड टॉक टू देम। और अगर मैं किसी आम जैसे कम्युनिटी में जा रही हूँ, मैं सिर्फ डोनेशन रेज करने जा रही हूँ, तो मैंने उनसे कैसे बात करनी है? मैंने उनके सामने अंग्रेजी नहीं झाड़नी, ठीक है? मैंने उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करनी है, उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना है कि हम असल में क्या करते हैं। सो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये कम्युनिकेशन का ही बिल्कुल पार्ट है कि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे किस पिच में बात करनी है, कहाँ पे किस लैंग्वेज में बात करनी है, कहाँ पे किस लेवल पे बात करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन सोशल वर्क कि आपको ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंडिंग इस लिहाज से होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए। आप अगले को मतलब आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इतना बिल्ड होना चाहिए कि आपको इतना यकीन हो कि मैं अगले को कन्विंस कर लूँगा। कुछ लोगों में ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो ये फील करते रहते हैं कि नहीं, हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं या हम किसी से कैसे बात कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू कम आउट ऑफ योर बॉक्स। तो कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी जो एक हमारी वैल्यू ऐड करती है हमारी फील्ड के अंदर, दैट इज कि अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपकी कन्विंसिंग पावर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि आप दूसरे को अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हैं अपने काम के लिए, चाहे वो आप वॉलंटरली उनको अपने साथ अटैच करना चाहते हैं, चाहे आप उनसे कोई काम मतलब निकलवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज आप उनसे डोनेशन लेना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप उनसे कोई स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, या आप उनको इनवाइट करना चाहते हैं। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है दैट प्लेज अ मेजर रोल कि आपने अगले से कैसे बात करनी है। जी। ज़ाहिर है आपने अपनी ज़िंदगी में गोल्स बनाए होंगे और गोल्स अचीव भी किए हैं। मैं सोचता हूँ कि सोशल वर्क के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से आपने गोल्स अपने अचीव किए हैं। तो क्लैरिटी कैसे लेके आई जाए गोल्स को अगर आपने अचीव करना है तो उस सिलसिले में? ओके, गोल्स के लिए क्लैरिटी कैसे लेके आई जाए, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पहले तो आप जो है ना वो फिंगर्स पे गिन लें कि आपके कितने गोल्स हैं। ठीक है? कुछ लोगों के एक ही साथ मतलब कुछ लोगों के गोल्स होते हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं कि उनका एक गोल दूसरे से रिलेटेड है। पहले तो आप अपने गोल्स को फिंगर टिप्स पे गिन लें। ठीक है? फिर आप अपने गोल्स की क्लैरिटी ऐसे लेकर आएँ कि आप उन गोल्स को आप पेन डाउन करें और आप ये देखें कि आपके जो गोल्स हैं, लेट्स सपोज़ किसी के 3 गोल्स हैं, तो जो उसका पहला गोल है, उसके ऊपर उसके लिए जो उसको रिसोर्सेज़ चाहिए या जो स्किल सेट चाहिए या जो भी उसको उस स्पेसिफिक गोल के लिए चाहिए, उसके ऊपर वो कितना काम कर चुका है। या उसके ऊपर ऑलरेडी वो कितना प्रोसीजर कर चुका है और उसको मज़ीद कितना प्रोसीजर करने की ज़रूरत है। फिर उस प्रोसीजर की चेकलिस्ट बनाई जाए, ठीक है? आप डेली बेसिस के ऊपर शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएँ अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। जो आपका एक बड़ा गोल है, द अल्टीमेट डेस्टिनेशन वेयर यू वांट टू रीच, यू हैव टू मूव स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? आप एकदम से मैं ये कहूँ कि आज नैना अरशद एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और कल मैं कहूँ कि जी कल इस टाइम तक मैं डायटीशियन बन जाऊँगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। Obviously, Zunaira Arshad has to work. Zunaira Arshad has to write it. Zunaira Arshad has to think कि डाइटिशियन बनने के लिए क्या-क्या प्रोसीजर है, मुझे कहाँ-कहाँ इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, मुझे कहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा, मुझे टेस्ट की प्रिपरेशन कहाँ से करनी पड़ेगी, वो टेस्ट कब होगा, उस टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है, मैं क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हूँ, नहीं हूँ, मैं टेस्ट में कितने मार्क्स अचीव कर सकती हूँ, मेरा कौन-सा पोटेंशियल सबसे अच्छा है, टेस्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मैं कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकती हूँ, ठीक है? तो तब जाके मैं डायटीशियन बनूँगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, क्लैरिटी आप अपने गोल्स में ऐसे लाते हैं कि आप अपने गोल के आप पहले तो आपको पता हो, आपकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है? डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं है कि हसल-बसल में जिसको देखें मतलब आप देखेंगे अच्छा जी फलाने का ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, चलो आज से मेरा भी यही गोल है।
फिर आप 10-15 दिन बाद किसी और को देखें कि अच्छा इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, चलो अब मैं ये शुरू कर देता हूँ। नहीं, यू शुड वेट। आपको जो रिजल्ट चाहिए ना, उसके लिए वेट करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी जो अवाम है ना, वो बेसब्री बहुत है। उनको होता है कि आज हमने डिग्री कर ली है ना, तो कल मैं अफसर लग जाऊं, कल मैं जिस ऑफिस में जाऊंगा ना, वहां पे बस मेरी ही चलेगी, और तो किसी की चलेगी नहीं। तो मैं क्योंकि मैं अब बैचलर्स कर चुकी हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स, तो मैं जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनकी ये गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि बेटा, आपको बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। आपको स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको कोई एक अच्छी जॉब ऑफर होगी। सो क्लैरिटी इस तरीके से लाएं कि पहले बैठें, सॉर्ट आउट करें कि आपके पास कितना काम हुआ है और कितना काम आपको मजीद करने की जरूरत है, और वो काम करने में आपको कितनी देर लगेगी, आपको किस किस चीज की जरूरत होगी, और वो चीज आपने कैसे क्रिएट करनी है। तो आपके गोल के अंदर क्लैरिटी आएगी जी। पाकिस्तान हो और इंटरनेट का इशू ना हो तो ये हो नहीं सकता। उसमें कोई बात नहीं, ये होता रहता है। अच्छा, मैं यही कह रहा था कि मैं बहुत कम लोगों को बुलाता हूँ अपने शो में, और मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक्सपर्ट्स ही आए। यंग लोगों से मेरा कोई एतराज़ नहीं होता, उनसे कोई इस किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये है कि वो अभी सीख रहे होते हैं। लेकिन आपका जो मैंने प्रोफाइल देखा और कुछ मैंने आपकी वीडियोस भी देखी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपकी जो जो एज है वो थोड़ी-सी अभी शायद इतनी वो ना हो, लेकिन आपकी जो मेंटल एज है वो काफ़ी आगे है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। और तो यही वजह थी जो मैंने गोल्स वाला क्वेश्चन किया। शायद आपको लग रहा हो कि आपकी फील्ड से ज़रा हट कर है, लेकिन ये बहुत रिलेट करता है। इस एज में, यंग एज में गोल्स बनाने चाहिए, और लोगों को यही नहीं पता होता कि गोल्स कैसे बनाने चाहिए, कैसे बनाते हैं। और आपने बहुत अच्छा इसको एलैबोरेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मैं देखता हूँ, बहुत सारे और भी अच्छे लोग हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं, हमें फिज़िकल लाइफ में भी देखते हैं हम कि वो पॉज़िटिव रहते हैं, प्रोडक्टिव भी रहते हैं। अ, थोड़ा-सा ये बताइए कि कैसे रहा जाता है पॉज़िटिव हर वक़्त, प्रोडक्टिव भी? ये किस तरह अचीव कर सकते हैं ये सारी चीज़ें? पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रहना जो है, वो मेरा ख्याल है हर इंसान का जो है वो ऑरा नहीं होता। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट ऑरा। और पॉजिटिव रहने के साथ साथ प्रोडक्टिव रहना जो है ना, वो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट। बिकॉज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारा काम करते हैं, बट आप जब उनके साथ बैठते हैं तो यू डोंट हैव दैट पॉजिटिव वाइब, या एक वो होता है ना कि फन वाली वाइब आपको नहीं आती है। सो मेरा ख्याल है पॉजिटिव रहने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप थोड़ा फन लविंग हो, आप थोड़े एडवेंचरस हों। ठीक है, आपको ये पता हो कि अगर आप एक ग्रुप में बैठे हुए, लेट्स सपोज 7-8 लोगों के, तो हाउ टू एंगेज देम। मतलब आपने उनको एंगेज कैसे करना है। उस एंगेजमेंट से क्या होगा, उस एंगेजमेंट से ये होगा कि मैं ये नहीं कह रही कि आप जो हैं वो बस किसी को मतलब किसी रैंडम बंदे को आप जो हैं वो नीचा दिखाना शुरू कर दें और कहेंगे जी बहुत अच्छी एंगेजमेंट होगी। मैं पॉजिटिव एंगेजमेंट की बात कर रही हूँ कि हाउ टू एंगेज। आप उनसे कोई क्वेश्चंस कर लें या ऐसा फील करवाएं दूसरे को। पॉजिटिव इस तरीके से होता है कि आप जब आप बैठे हुए हैं तो आपके इर्द गिर्द कोई भी इंसान ये ना फील करे दैट अ सर्टेन पर्सन इज बीइंग जज्ड, दैट अ सर्टेन पर्सन इज बीइंग मतलब उसको या तो वो किसी टेस्ट से गुजर रहा है। कुछ लोगों के पास बैठ के आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी स्कैनर के पास बैठ गए हैं या आप यू आर बीइंग टेस्टेड। तो वो वाली जो फीलिंग है वो नहीं आनी चाहिए। तो पॉजिटिव रहने के लिए ये है कि आप एंगेज करें अपने इर्द गिर्द लोगों को। एंगेजमेंट से ये होगा कि उनको आप याद रहेंगे, जो वो उन्होंने आपके साथ 15-20 मिनट गुजारे होंगे, उनको उनके लिए वो एक बहुत अच्छी मेमोरी बन जाएगी। उनको वो हमेशा याद रहेंगे कि दैट वी सैट विद अ सर्टेन पर्सन, तो हमें बहुत अच्छा लगा बिकॉज वी वर एंगेज्ड, वी वर इक्वली अ पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। तो एक तो ये चीज प्रोडक्टिव रहने के लिए मैं ये कहूंगी कि प्रोडक्टिव रहने के लिए प्रोडक्टिव की डेफिनेशन ही चेंज कर दें। ठीक है, वो ये कि जब हम प्रोडक्टिव की बात करते हैं तो सारे लोगों को लगता है कि जी प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि तुम अगर 24 घंटे में से 18 घंटे काम करोगे तो तुम प्रोडक्टिव हो। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि तुम दिन के 4 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन
यू आर मेकिंग मोस्ट आउट ऑफ इट। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि आप 4 घंटे काम भी कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ भी बैठ रहे हैं, आप जिंदगी भी इंजॉय कर रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, आप पी भी रहे हैं, आप सो भी रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स में मूवी भी देख रहे हैं, आप नमाजें भी पढ़ रहे हैं, आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। मतलब आप 4 घंटे में काम करके उतना अर्न कर रहे हैं और उतनी आप सेटिस्फेक्शन आपकी जिंदगी में है जितना एक बंदा शायद 18 घंटे काम करके ना तो उतना कमा रहा है, ना ही उसकी जिंदगी में वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, तो अपने आप से थोड़ा जो काम जो कोई अच्छा काम करे उसके लिए अपने आप को किसी की एप्रिसिएशन का इंतजार मत करें कि लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे तो ही मैं प्रोडक्टिव रह सकता हूँ, या मुझे फलाना बंदा अप्रिशिएट करेगा तो ही मैं जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आपको लगता है आपने कोई काम अच्छा किया है एंड यू हैव अचीव दैट मार्क जो आपने अपने दिमाग में सोचा हुआ था, तो अप्रिशिएट योर सेल्फ। अपने आप को थापड़ा मारें और कहें शाबाश, यू डिड इट। वो जो फीलिंग आपको आएगी ना, वो मेरा ख्याल है 1 महीने तक आपको नहीं भूलेगी कि आपने शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को अप्रिशिएट किया था। तो वो आपको वो जो आपका लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है ना, वो बढ़ता जाएगा। तो मेरा ख्याल है प्रोडक्टिव रहने के लिए देर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस योर स्लीप। ठीक है, देर इज नो नीड टू टेक डिप्रेशन ऑन योर सेल्फ जस्ट टू स्टे प्रोडक्टिव। ठीक है, अपने मार्क्स जो हैं अचीवेबल मार्क्स सेट करें। ठीक है, अपनी कंफर्ट जोन से जरूर बाहर आए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पूरी जिंदगी अपनी कंफर्ट जोन में रहें, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना जो है वो भी एक आर्ट है एंड यू शुड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन ग्रेजुअली। आप ये कहें कि आप 4 घंटे काम करते हैं और आप एकदम 18 घंटे काम करना शुरू कर देंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। 4 घंटे से 8 घंटे पे आए, 8 से 12 पे आए, 12 से 16 पे आए, 16 से 18 पे आए। सो स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है। सो दिस इज वट आई विल से अबाउट हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम। अच्छा, आपका वक्त भी कीमती है और हमारे देखने वाले लोगों का भी वक्त कीमती है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये पूछना चाहूँगा कि हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, मेरा प्लेटफॉर्म या देखने वाले आपकी जो एफर्ट्स हैं, जो आप सोशल वर्क के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लेके आ रही हैं, उसमें कैसे हिस्सा डाल सकते हैं? सिंस आपने सवाल मेरे से पूछा है कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं, तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि रमदान में वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसमें हम बहुत सारे लोगों को फीड करने का भी हमारा प्रोग्राम है। अगर कोई भी उसका हिस्सा बनना चाहता है फिजिकली, वो चाहता है कि वो खुद आकर उस चीज में पार्टिसिपेट करे, खुद अपने हाथों से लोगों को खाना दे और खुद अपने हाथों से लोगों को सर्व करे, तो वी आर वेलकमिंग दोज पीपल। ठीक है, कोई भी जो ऐसा इंसान जो ये चाहता है कि वो खुद फिजिकली वहां पे पार्टिसिपेट करे, और कोई भी ऐसे लोग जो आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे सुन रहे हैं और वो हिस्सा डालना चाहते हैं, कोई किसी भी तरह का हिस्सा। हमें हिस्से से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अगर 10,000 देंगे तो ही आपका हिस्सा कबूल होगा, बिल्कुल ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। अगर आप 100 रुपया भी दे रहे हैं और 100 रुपये में अगर हम 30 रुपए की किसी इंसान की अफ्तारी बना रहे हैं रमजान में, तो आप ये देखें कि आप 100 रुपये से 3 लोगों की अफ्तारी करवा रहे हैं। ठीक है, और हमारी अफ्तारी ऐसी होती है कि 30 रुपीज या 40 रुपीज पर पर्सन की कॉस्ट होती है और हम उसके हिसाब से अफ्तारी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई 100 रुपीज भी डोनेट करना चाहता है तो दे आर मोर देन वेलकम, दे कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरी फेसबुक प्रोफाइल का डेफिनेटली लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई भी इस तरीके से चाहता है कि वो हमारा पार्ट बने और हमारे साथ साथ दे, तो वो इस तरीके से मेरी हेल्प कर सकते हैं कि वो फिजिकली भी वहां आ सकते हैं, और ये उनको जो है वो अगर किसी को ये इशू है कि हम जो दे रहे हैं वो वाकई डिजर्विंग लोगों को जा रहा है, तो आप डेफिनेटली हमारी एक्टिविटीज का पार्ट बन सकते हैं और फिजिकली वहां आके देख सकते हैं कि जो हम क्लेम करते हैं डेफिनेटली वो डिजर्विंग लोगों तक पहुंच भी रहा है। सो दिस इज हाउ पीपल कैन हेल्प। बहुत खूब, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और मुझे उम्मीद है जो हमारे नाजरीन हैं, जो सुनने वाले हैं, जो क्योंकि ये रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर दूसरे मुख्तलिफ मेरे यूट्यूब चैनल पर दूसरी जगहों पर भी जाएगा, तो लोग बाद में भी रहती दुनिया तक देखते रहेंगे। तो आखिर में आपके गोल्डन वर्ड्स जो आप लोगों को, कोई भी ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें, कोई भी ऐसी छोटी सी बात।
गोल्डन वर्ड्स का आपने कहा है तो छोटी सी बात एक जो बहुत एक खूबसूरत कोट है, मैंने कहीं पढ़ा था और मैं उस पे बहुत स्ट्रांगली खुद भी बिलीव करती हूँ कि वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर नीड एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, तब तक काम करें जब तक आप कहीं जाए ना तो आपके तारों की जरूरत ना पड़े, लोग पहले से जानते हो कि ये कौन है। ठीक है, जैसे अब पता नहीं इमरान खान एक अच्छी एग्जाम्पल है कि नहीं, बट इमरान खान ऐसा इंसान है कि अगर वो किसी हॉल में एंटर हो रहा है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं इमरान खान हूँ, मैं इमरान खान हूँ, लोग पहले से जानते हैं ये इमरान खान। सो वर्क अंटिल यू नो लॉन्गर नीड एन इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली मैं ये कहूंगी कि हमें अपना ईमान पुख्ता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं हमेशा ये बात इसलिए करती हूँ कि मेरे अगर मैं अपनी रीच देखूं तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो मेरे इंटरव्यूज देखते हैं और फॉलो करते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि अपना ईमान पुख्ता करें, बिकॉज हम लोग, अगर मैं अपनी बात करूं या मेरी एज के जो लोग हैं, वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, तो अगर हम अपने आप को देखें जिस स्टेज पे हम हैं, जिस हिसाब से हमारी अल्लाह ताला से दूरी है, तो हम किस तरह की फैमिलीज लीड करेंगे। तो मैं ये कहूंगी कि अभी भी वक्त है, अल्लाह ताला के करीब जाएं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत बेनियाज है, और वही बात जो मैं अपने हर लाइव सेशन में कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला से मांगे तो नामुमकिन मांगे, क्योंकि मुमकिन जो है वो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है और वो हमारे पास है, और उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहें। लेकिन जब अल्लाह ताला से मांगे तो नामुमकिन मांगे, और इस यकीन से मांगे कि मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा। This is how I want to end it here. Thank you so much for calling me. It was wonderful. I really like the variety of questions you asked. और मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब वाकई पता चल रहा था कि यू हैव पुट द एफर्ट्स टू मेक क्वेश्चंस कि किस तरीके से गेस्ट से पूछने, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट फैक्ट। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इनकी उम्र छोटी है, लेकिन जो ज़हनी सलाहियत है वो काफ़ी बढ़कर है। पेरेंटिंग के बारे में सोचना, बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं और यंग एज में तो बहुत कम ही सोचते ही नहीं हैं। मेरा भी किसी जब मैंने स्टार्ट किया था अपने मेरी माइंड साइंसेज़ का जर्नी, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन जब लोगों को बताना शुरू किया, पढ़ाना शुरू, तो मेरा भी एक एम ये था कि लोगों में ये आगाही पैदा की जाए कि आप अच्छे माँ-बाप कैसे बन सकते हैं। क्योंकि ये इकाई है, ये एक बेसिक एक सेगमेंट है जहाँ से आपकी नस्ल चलती है, आपका पूरा माशरा तश्कील पाता है। तो माँ-बाप अच्छे होंगे तो माशरा अच्छा होगा तो पॉलिटिशियंस अच्छे होंगे और मुल्क में महँगाई नहीं होगी, हर तरफ अच्छाई ही अच्छाई होगी। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि इनके साथ कोलैबोरेट करें, बल्कि इनके साथ क्या, आप अल्लाह के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। इनको डोनेशंस देकर जो रमज़ान में ये कर रही हैं अपनी एफ़र्ट्स, और इसके साथ ही आज की एपिसोड मैं एंड करता हूँ, इस बात के साथ कि अगले किसी अच्छे मेहमान तक के लिए और किसी अच्छे और बेहतर एक्सपर्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।